हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल टर्म स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट एम। ये टर्म्स आपके क्लास 10th 11th 12th नीट और अदर कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप बायोलॉजी को ईजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सभी लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला टर्म है दैट इज़ मियोसिस। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिविजन दैट रिजल्ट्स इन 4 डॉटर सेल्स विद ईच हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि मियोसिस वो एक ऐसा सेल डिविजन है जिसमें कि जो आपके 4 डॉटर सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होते हैं, और डॉटर सेल्स हैं वो किससे बन रही? पेरेंट सेल से। पेरेंट सेल यहाँ पे डिप्लॉइड है, उन्हीं से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सो बच्चों, मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो कि गैमीट्स यानी कि स्पर्म और ओवम बनाने के लिए होता है और क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। किसमें? मियोसिस प्रोसेस में। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहेंगे कि ये सिर्फ आपके जर्म सेल्स में ही होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है। साथ ही साथ में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आपका इसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है, यानी कि 2n से n हो जाता है। और मियोसिस में आपके 2 डिविजन्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस को बच्चों सिंपल लैंग्वेज में रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो रहा है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो रहा है। इसके हम 2 स्टेजेस की अगर ब्रीफली चर्चा करें तो पहला आपका स्टेज आएगा इसमें मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। मियोसिस 1 को बच्चों रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जिसमें कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 आता है, और यहीं पे क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि मियोसिस 1 में ही जेनेटिक वेरिएशंस यहाँ पे हो जाते हैं। वहीं बात करें सेकेंड स्टेज की यानी कि मियोसिस 2 की, तो ये आपके माइटोसिस की तरह ही होता है। इसमें भी आपके 4 फेजेस, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो मियोसिस का रिजल्ट हमेशा क्या होगा कि इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे और जेनेटिक वेरिएशन इसमें हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मियोसिस में है जो हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसमें, और मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज माइटोसिस। ये भी एक सेल डिवीजन है जिसमें कि ये एक आपका सोमैटिक सेल डिवीजन है रिजल्टिंग इन 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। माइटोसिस बच्चों सोमैटिक सेल्स में होता है, मतलब अदर देन जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स, और इसमें जो आपके डॉटर सेल्स बनते हैं पेरेंट सेल से वो जेनेटिकली कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो कोई जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें बॉडी सेल्स यानी कि सोमैटिक सेल्स में ये आपका होता है और सेम क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि पेरेंट सेल भी डिप्लॉयड और डॉटर सेल्स भी इसमें डिप्लॉयड ही होते हैं। सो माइटोसिस जो है बच्चों ये सोमैटिक सेल्स में होता है। ग्रोथ और रिपेयर के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम होता है, यानी कि पेरेंट सेल में भी डिप्लॉयड और डॉटर सेल्स में भी डिप्लॉयड ही रहेंगे। तो इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसी वजह से क्या कहते हैं माइटोसिस को? इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि पेरेंट सेल में भी जो क्रोमोसोम नंबर है वही डॉटर सेल्स में भी है। अब इसके हम अगर स्टेजेस की बात करें तो इसके 4 स्टेजेस हैं इसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में बच्चों क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो विजिबल हो जाते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, और एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट होती हैं क्रोमोसोम्स की, और टीलोफेज में 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा आपका साइटोकाइनेसिस। ये पूरा कैरोकाइनेसिस का प्रोसेस था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद होगा आपका साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो फंक्शन आप लोग ध्यान रखिए माइटोसिस के कि ये बॉडी ग्रोथ, वुंड हीलिंग और आपका सेल रिप्लेसमेंट में इन्वॉल्व होता है। तो आपका ये जो माइटोसिस है बच्चों ये एक टाइप है सेल डिवीजन का इन विच 1 पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये आपका इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। इसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगे पेरेंट सेल से, और इसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होता है, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में हाफ हो जाता है।
नेक्स्ट टर्म इज मैसेंजर आरएनए। आरएनए बच्चों 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैसेंजर आरएनए की। द आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि वो आरएनए जो कि डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन प्रोसेस की तरफ लेके जाता है, यानी कि राइबोसोम के पास लेके जाएगा ताकि ट्रांसलेशन हो सके, प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, उसी को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। सो मैसेंजर आरएनए एक टाइप है आपके आरएनए का जो कि डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर राइबोसोम तक जाता है और प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है। शॉर्ट फॉर्म इसको हम एमआरएनए से डिनोट करते हैं, यानी कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम जानें तो डीएनए का मैसेज प्रोटीन तक पहुंचाने वाला जो आरएनए है, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए का जो मैसेज है उसको प्रोटीन तक पहुंचाने वाला जो आरएनए है उसी को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। अब इसमें इस प्रोसेस में होगा क्या, तो ये आपका बनता है डीएनए से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए बच्चों बनता है डीएनए से और इसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका न्यूक्लियस में बनेगा। डीएनए से बच्चों जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो सबसे पहले बनेगा हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन्स दोनों होंगे। उसकी जब स्प्लाइसिंग हो जाती है इंट्रॉन्स को अलग कर दिया जाएगा जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस थे, और जो कोडिंग सीक्वेंसेस एक्सॉन्स उसको ज्वाइन करके जो अब हमें एक सही आरएनए मिलेगा उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का जो सिंथेसिस है, प्रोडक्शन है, वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में, और साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम तक जाता है और वहीं पे फिर साइटोप्लाज्म के साथ मिलके ये बनाता है प्रोटीन। तो मैसेंजर आरएनए का फंक्शंस क्या हुआ कि ये जेनेटिक कोड कैरी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। तो सीक्वेंस क्या होगा बच्चों, डीएनए से बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बनता है हमारा प्रोटीन। सो मैसेंजर आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 3 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं और वो 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडोन बनाते हैं, और ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टर्म इज म्यूटेशन। इट इज़ अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में एक सडन और हेरिटेबल चेंज हो, हेरिटेबल का मतलब हो गया बच्चों जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। तो ये एक सडन है हेरिटेबल चेंज जो कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कोई चेंजेस ला देगा, और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आया तो जो पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा। सो म्यूटेशन जो है वो डीएनए के जेनेटिक मटेरियल में सडन और परमानेंट चेंज होता है जो कि जीन्स या क्रोमोसोम्स को आपका क्या करता है, अफेक्ट कर देता है। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम जानें म्यूटेशन को तो जीन या डीएनए सीक्वेंस में परमानेंट चेंज, दैट्स इट, इसी को हम बोलेंगे म्यूटेशन। अब बच्चों म्यूटेशन भी आपके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि जीन म्यूटेशन हो गया, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया। तो जीन म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइप है हमारा जीन म्यूटेशन, इसमें डीएनए सीक्वेंस में चेंज आता है। इसके आपके टाइप्स हो गए, सब टाइप्स हो गए। जीन म्यूटेशन में भी सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, ये आपके इसमें 3 सब टाइप होते हैं, किसमें, जीन म्यूटेशन में। सेकेंड टाइप था हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंजेस आ जाते हैं। इसके सब टाइप हो गए आपके डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन और ट्रांसलोकेशन। इन सब टाइप्स के बारे में डिटेल में हम किसी और चैप्टर में, जेनेटिक्स के बेसिकली चैप्टर में इसको हम समझेंगे। अब म्यूटेशन के कारण क्या हो सकते हैं बच्चों, तो जो म्यूटेशन है वो रेडिएशंस की वजह से, यानी कि जो चीज़ें म्यूटेशन कॉज करे उसको हम बोलेंगे म्यूटाजन। जैसे कि एलर्जी कॉज करने वाला एलर्जन, वैसे ही म्यूटेशन कॉज करने वाला म्यूटाजन। तो इस यहाँ पे म्यूटाजेंस क्या क्या हो गए, रेडिएशंस, कोई हार्मफुल रेडिएशंस, हार्मफुल केमिकल्स, या फिर डीएनए रेप्लिकेशन में कोई एरर आ जाए तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये यूज़फुल हो सकती है वेरिएशंस के लिए, हार्मफुल लेकिन हो सकती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कर देगा अगर हार्मफुल हो गया तो। यूज़फुल है तो अच्छी बात है, वेरिएशंस आएंगे ऑर्गेनिजम्स में,
लेकिन जो कि अडेप्टेशंस के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अगर ये हार्मफुल हो गया तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। कभी कभी आपकी म्यूटेशंस न्यूट्रल भी होते हैं। तो बच्चों म्यूटेशन जो है इट्स अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखिएगा, इवोल्यूशन का जो है एक रॉ मटेरियल म्यूटेशन होता है। इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन एक रॉ मटेरियल है, क्योंकि जब म्यूटेशन होगा तो स्पीशीज़ में चेंजेस भी देखने को हमें मिलेंगे। सोमैटिक म्यूटेशन बॉडी सेल्स में होगा और जर्म लाइन म्यूटेशन होगा तो वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। यानी कि ऐसे म्यूटेशंस जो जर्म सेल्स में हो, रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होंगे। लेकिन अगर सोमैटिक सेल्स में हो तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। Our next term is metabolism. It is the sum total of all chemical reactions occurring in a living cell. ऐसे वो सारे रिएक्शंस जो एक लिविंग सेल के अंदर होते हैं उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें आपके दो टर्म्स आएंगे, एनाबॉलिज्म यानी कि यहाँ पे बिल्डअप होता है, कोई चीज़ बनेगी, और दूसरा आता है आपका कैटाबॉलिज्म यानी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। सो मेटाबॉलिज्म बच्चों बॉडी के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस का टोटल सम होता है जो कि लाइफ को मेंटेन करता है। सिंपल टर्म्स में समझे तो बॉडी के अंदर होने वाली सभी लाइफ सपोर्टिंग केमिकल रिएक्शंस, दैट्स इट। यानी बॉडी के अंदर जितनी भी लाइफ सपोर्टिंग केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं लाइफ प्रोसेसेस को चालू रखने के लिए, उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। टाइप्स अभी हमने देखा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होगा, एक सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है इसमें, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, इसका एग्जाम्पल हो गया। कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी रिलीज किया जाता है, यानी कि रेस्पिरेशन, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा इसमें। फंक्शंस की बात कर ले मेटाबॉलिज्म में तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में बॉडी बैलेंस को मेंटेन भी करना मेटाबॉलिज्म का ही काम है। सो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं और ये आपका लिविंग सेल्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है। कौन? मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट टर्म इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको भी हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है और स्पेशली मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। सो इट इज़ अ जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग अ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये एक जेनेटिक क्रॉस है जिसमें कि जो कंट्रास्टिंग हम ट्रेट्स लेते हैं उसका सिंगल पेयर ही लेते हैं, यानी कि हमने इस यहाँ पे ले लिया प्लांट की हाइट, सिर्फ एक चीज़, एक ही ट्रेट लिया है। हाइट के साथ हमने फ्लावर का कलर या फ्लावर का पोजीशन कोई दो ट्रेट नहीं लिए हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल ट्रेट लिया जाता है और उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, यानी कि टॉल वर्सेस ड्वार्फ प्लांट यहाँ पे हमने लिया है। सो बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक जेनेटिक क्रॉस होता है जिसमें कि सिर्फ एक ट्रेट या एक कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है। तो एक ट्रेट का इनहेरिटेंस स्टडी करने वाला क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। आई रिपीट, एक ट्रेट का इनहेरिटेंस स्टडी करने वाला क्रॉस जो है क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल के थ्रू समझें, यानी कि मेंडल एक्सपेरिमेंट पे चलें तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे जहाँ पे उन्होंने ट्रेट लिया प्लांट की हाइट, जिसमें कि एक टॉल था एक ड्वार्फ लिया। तो टॉल के जो आपके अलील्स थे वो थे कैपिटल टी, ड्वार्फ के स्मॉल टी, दोनों में क्रॉस करवाया तो जो F1 जनरेशन आया उसमें सारे टॉल आए, यानी कि उसमें आपके जो हाइब्रिड थे कैपिटल टी डोमिनेंट है तो उससे सारे के सारे टॉल हो गए। F2 जनरेशन में गए हम लोग, यानी कि F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग करवा के F2 जनरेशन में पहुँचे तो वहाँ पे हमें रेशो देखने को मिला 1:1, 1:2:1 का, यानी कि एक आपके कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कंप्लीटली होमोजाइगस स्मॉल टी थी। तो इसी में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सीग्रीगेशन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक ही कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है जिस क्रॉस में, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें F2 जनरेशन में जो रेशियो है वो हमें 3:1 का देखने को मिलता है और मेंडल के लॉज इसी क्रॉस से प्रूव हुए थे। किससे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। नेक्स्ट टर्म है बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट कंट्रोल्स ऑटोनोमिक फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है और ये हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री
जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग और हार्ट रेट हो गए। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा बच्चों ब्रेन का लोअर पार्ट होता है जो कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, जिसको हम ऑटोमेटिक फंक्शंस भी बोलेंगे, उसको कंट्रोल करता है। इसका लोकेशन क्या हुआ, ब्रेन स्टेम का ये पार्ट है आपका, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो सिंपल टर्म्स में मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम क्या बोलेंगे, लाइफ सपोर्ट कंट्रोल सेंटर। आई रिपीट, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज ऑल्सो नोन एज लाइफ सपोर्ट कंट्रोल सेंटर। इसके फंक्शंस क्या हुए, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में स्वेलोइंग, कफिंग और स्नीजिंग रिफ्लेक्स है, इसको भी रेगुलेट करने का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। तो इसका महत्व क्या है हमारी बॉडी में, इंपॉर्टेंस क्या है, ये बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये डैमेज हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जनरेट हमारी बॉडी के लिए हो सकती है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा बच्चों हाइंड ब्रेन का पार्ट है, वाइटल रिफ्लेक्स सेंटर इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है ये उसको कंट्रोल करता है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट कंट्रोल्स वाइटल इनवॉलेंट्री फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। नेक्स्ट टर्म इज माइक्रोविलाई, tiny finger-like projections on the surface of epithelial cells like in the small intestine that increase surface area for absorption। ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि एपिथेलियल सेल के सरफेस पे मौजूद होते हैं, जैसे कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और ये सरफेस एरिया को बेसिकली बढ़ाने का ही काम करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके न्यूट्रिएंट्स का। सो माइक्रोविलाई जो है बच्चों ये आपके स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होते हैं और एब्जॉर्प्शन को अल्टीमेटली इंक्रीज कर देते हैं। तो लोकेशन अभी हमने देख लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली विलाई के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई। जो विलाई होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई। तो सिंपल टर्म्स में एब्जॉर्प्शन बढ़ाने वाली जो टाइनी प्रोजेक्शंस है उसी को हम कहते हैं माइक्रोविलाई। फंक्शन इस सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम बना देते हैं, साथ ही साथ में ब्रश बॉर्डर फॉर्मेशन भी ये आपके करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि विलाई से भी छोटे होते हैं। ये माइक्रोविलाई के ऊपर होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं, इसलिए इनका नाम ही है माइक्रोविलाई। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बने हैं। सो माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि बेटर एब्जॉर्प्शन हो सके, और ये ब्रश बॉर्डर टर्म माइक्रोविलाई के लिए ही हम यूज़ करते हैं। सो माइक्रोविलाई आर द माइन्यूट finger like projections on the epithelial cells of the small intestine that increase surface area for absorption. नेक्स्ट टर्म इज मायोग्लोबिन, जैसे कि हीमोग्लोबिन है वैसे ही मायोग्लोबिन है। सो इट इज़ अ रेड प्रोटीन कंटेनिंग हीम, इसके अंदर हीम प्रेजेंट है, विच कैरीज एंड स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, जो कि क्या करने का काम करेगा, मायोग्लोबिन मसल सेल्स में मौजूद होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन ब्लड में आरबीसी में होता है, वैसे मायोग्लोबिन मसल सेल्स में है और ये ऑक्सीजन को स्टोर और कैरी करने का काम करता है। सो मायोग्लोबिन बच्चों एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है और मसल्स को ऑक्सीजन स्टोर करने में हेल्प करता है। तो सिंपल टर्म्स में ये मसल्स का ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन होता है, कौन, मायोग्लोबिन। आई रिपीट, मसल्स का ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन। तो इसका लोकेशन क्या हुआ, ये आपके स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स में मौजूद होगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, एक हीम ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ में ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो हीमोग्लोबिन से छोटा होता है और सिर्फ मसल्स में ही आपके ये मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके फंक्शंस क्या हुए फिर बच्चों, कि ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और मसल रेस्पिरेशन में ये आपका हेल्प भी करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग मायोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन के साथ डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स, तो मायोग्लोबिन मसल्स में, हीमोग्लोबिन आरबीसी में। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। मायोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड की सिंगल चेन से बना हुआ है, लेकिन हीमोग्लोबिन 4 चेन से मिलकर बना हुआ है। तो मायोग्लोबिन बच्चों जो है ऑक्सीजन एफिनिटी हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन की ज़्यादा होती है। ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर हीम ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस
ये मसल एंड्योरेंस से रिलेटेड आपका होता है। सो मायोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन present in muscle cells that stores and release oxygen when required. Our next term is mycorrhiza. It is a symbiotic association between a fungus and the roots of a higher plants. ये एक symbiotic association है, mutualistic association है, किसके बीच में? फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के। तो माइकोराइजा बच्चों एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो कि फंगस और प्लांट्स के रूट्स के बीच में होता है। तो फंगस प्लस प्लांट रूट का म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशन, इसी को हम बोलेंगे माइकोराइजा। किसको? फंगस और प्लांट रूट्स के जो म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप है उसी को बोलेंगे माइकोराइजा। अब इसको बेनिफिट्स क्या मिलेगा प्लांट्स को इससे? तो वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, फोस्फोरस का एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है, साथ ही साथ में डिजीज रेजिस्टेंट भी बढ़ाता है। कौन? माइकोराइजा। अब और फंगस को क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा? तो प्लांट से इसको फूड मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फंगस क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक है। तो इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें माइकोराइजा की, तो इसमें हमें बच्चों दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जो है बच्चों ये इसमें फंगस रूट के बाहर ग्रो करता है, वेरेज एंडोमाइकोराइजा में फंगस रूट सेल्स के अंदर जो है वो आपके एंटर कर जाता है। तो माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल में प्लांट्स के लिए ये हेल्पफुल होता है और फोस्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। So mycorrhiza is a mutualistic association between a fungus and the roots of higher plants. Next term is myogenic heart. हार्ट बच्चों दो टाइप के होते हैं, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मायोजेनिक हार्ट, अ हार्ट वेयर द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड by specialized muscle fibers like the SA node, sinoatrial node rather than external nerve impulses. जो न्यूरोजेनिक हार्ट है वहाँ पे एक्सटर्नल नर्व इम्पल्सेस के थ्रू हार्ट बीट जनरेट होता है, लेकिन मायोजेनिक हार्ट में हार्ट के अंदर खुद ही कुछ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स होते हैं, जैसे कि SA नोड जिसको हम साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं, जो कि राइट आर्ट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में होता है और यही हार्ट बीट को इनिशिएट करवाता है, जिसको हम SA नोड को बच्चों पेस मेकर भी कहा जाता है। सो मायोजेनिक हार्ट वो हार्ट होता है जिसमें कि हार्ट बीट का इम्पल्स खुद हार्ट मसल्स यानी कि कार्डियक मसल से जनरेट होता है, ना कि किसी नर्वस सिस्टम से। तो सिंपल टर्म्स में जिसमें हार्ट बीट का सिग्नल हार्ट मसल्स खुद बनाए उसी को हम बोलेंगे मायोजेनिक हार्ट। एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो ह्यूमंस का हार्ट कैसा है? मायोजेनिक होता है और इसमें इम्पल्स SA नोड यानी कि साइनो आर्ट्रियल नोड से स्टार्ट होता है। तो साइनो आर्ट्रियल नोड को नेचुरल पेसमेकर भी बच्चों कहा जाता है। ये जो आपका मायोजेनिक हार्ट है इसमें नर्वस सिस्टम सिर्फ रेट को रेगुलेट करता है, हार्ट रेट को सिर्फ रेगुलेट करेगा, बल्कि ना कि हार्ट बीट को प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। हार्ट अपने आप बीट कर सकता है और कंटिन्यूस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता रहता है। मायोजेनिक हार्ट में कंटिन्यूस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। तो मायोजेनिक हार्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों की जो मायोजेनिक हार्ट है उसमें इम्पल्स मसल से जनरेट होता है, वेरस न्यूरोजेनिक हार्ट में जो इम्पल्स है वो आपका नर्व से जनरेट होता है। मायोजेनिक हार्ट ह्यूमन बींग्स में, न्यूरोजेनिक हार्ट कॉकरोचेज में देखने को मिलेगा। तो आपका मायोजेनिक हार्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, ये आपके SA नोड यानी कि पेसमेकर से आपका ये प्रोड्यूस मायोजेनिक हार्ट में पेसमेकर होता है जो कि हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है और नर्वस कंट्रोल इसमें सेकेंडरी होता है। प्राइमरी इसमें SA नोड है जो कि नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगा, हार्ट बीट प्रोड्यूस करवाएगा। सो अ मायोजेनिक हार्ट इज वन इन विच द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय द कार्डियक मसल्स इटसेल्फ। नेक्स्ट आता है हमारे सामने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तो हम लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है। सो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ थ्रू एक्टिव सेल डिविजन। ये प्लांट्स में ही होगा सिर्फ और इसमें एक्टिव सेल डिवीजन होता है और इसके जो सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, तो इसीलिए ये कंटिन्यूसली डिवाइड आपका करते रहते हैं और प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों जो है आपके प्लांट का ही वो टिश्यू होता है जिसमें कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सिंपल टर्म्स में
प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला जो डिवाइडिंग टिश्यू है इसी को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? सेल्स छोटे होते हैं और एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, सेल वॉल इसमें थिन होता है, वैक्यूल एब्सेंट या बहुत ही छोटे होंगे, और साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है, साथ ही साथ में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। इसमें बच्चों टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम, तीसरा लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम की बात करें तो ये रूट और शूट के टिप पर होता है और ये लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है, यानी कि ये प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। दूसरा टाइप इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये नोड्स या इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होता है और ये लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। ग्रासेस में कॉमनली देखने को मिलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। थर्ड टाइप आता है लेटरल मेरिस्टम और ये कैम्बियम रीजन में प्रेजेंट होते हैं और ये थिकनेस यानी कि गर्थ इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये आपके सेकेंडरी ग्रोथ में, जो लेटरल मेरिस्टम है वो सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ का मेन टिश्यू है। प्राइमरी ग्रोथ में एपिकल मेरिस्टम इन्वॉल्व है, सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल मेरिस्टम इन्वॉल्व होता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ प्लांट टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ actively dividing cells responsible for growth. Our next term is mesophyll. The inner tissue of a leaf, mesophyll जो है बच्चों वो inner tissue होते हैं लीफ में, containing chloroplast where photosynthesis occurs. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं मेसोफिल सेल्स में क्योंकि लीव्स में है और यहीं पे आपके फोटोसिंथेसिस इनमें होता है। और मेसोफिल को हम डिवाइड करते हैं दो लेयर्स में, 2 सेल्स में, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। सो मेसोफिल लीफ का इंटरनल टिश्यू होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपली लीफ का फोटोसिंथेसिस करने वाला टिश्यू उसको हम कहेंगे मेसोफिल। लीफ का फोटोसिंथेसिस करने वाला टिश्यू उसी को हम कहते हैं मेसोफिल। इसका लोकेशन क्या हुआ? ये आपके अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मौजूद होते हैं, मेनली ग्रीन लीव्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके हमने टाइप्स देखे, डाइकॉट लीफ में बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं इसके 2 टाइप्स, पैलिसेड और स्पॉन्जी। तो डाइकॉट लीफ में, मोनोकॉट में नहीं, डाइकॉट लीफ में हमें देखने को मिलेंगे सिर्फ। तो पैलिसेड मेसोफिल जो है बच्चे इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है अपर साइड की तरफ होगा पैलिसेड मेसोफिल। ये ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें, साथ ही साथ में मेन फोटोसिंथेसिस पैलिसेड में ही आपका होता है। स्पॉन्जी मेसोफिल की बात करें तो ये लोअर साइड में होगा, इसमें एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं और ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो मेसोफिल 2 टाइप के, पैलिसेड और स्पॉन्जी। पैलिसेड मेनली फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, स्पॉन्जी गैस एक्सचेंज में। मेसोफिल का एज अ होल फंक्शन क्या है? ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है, गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट है तो फूड प्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसीलिए मेसोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट रिच टिश्यू होता है। डाइकॉट लीफ में 2 टाइप्स हमें क्लियरली विजिबल होते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी। मोनोकॉट लीफ में अगर हम बात करें तो डिफ्रेंशिएशन इसमें क्लियर नहीं होता है। सो मेसोफिल इज द फोटोसिंथेटिक टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ। हमारा अगला टर्म है बच्चों मेटामॉर्फोसिस। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन एनिमल फिजिकली डेवलप्स आफ्टर बर्थ और हैचिंग। ये एक ऐसा नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एनिमल जो है वो फिजिकली डेवलप होता है आपके बर्थ के बाद, जैसे कि टेडपोल से फ्रॉग। सो मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल के दौरान लार्वा से अडल्ट स्टेज तक पहुंचने में अडल्ट स्टेज की जो बॉडी है उसके स्ट्रक्चर में मेजर चेंजेस को दिखाता है। सिंपल टर्म्स में लार्वा से अडल्ट बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल से समझे अगर हम, तो बटरफ्लाई में बात करें सबसे पहले, तो बटरफ्लाई में एग होता है, फिर लार्वा, कैटरपिलर होता है इसमें, फिर प्यूपा और एडल्ट। तो ये पूरा मेटामॉर्फोसिस का एक प्रोसेस हो गया। फ्रॉग में बात करें तो एग से बनेगा टेडपोल लार्वा और फिर आपका एडल्ट फ्रॉग। बच्चों मेटामॉर्फोसिस में भी अगर हम टाइप्स देखें तो इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो 4 स्टेजेस में होता है, जैसे कि एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, जो कि हमें बटरफ्लाई या हाउसफ्लाई में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की तो ये आपके 3 स्टेजेस में ही हो जाता है, जैसे कि एग, निम्फ और एडल्ट।
ये हमें देखने को मिलेगा कॉकरोचेज और ग्रास हॉपर में। तो ये दो टाइप्स आप लोग ध्यान रखिएगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड सेकेंड टाइप इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कैन बी सीन इन बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई एंड इनकम्प्लीट कैन बी सीन इन कॉकरोचेज एंड ग्रास हॉपर। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें अगर हम मेटामॉर्फोसिस की, तो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट हैबिटाट और फूड यूज़ होता है इसमें, प्लस सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज भी होता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान। तो इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस में ये कॉमनली देखने को मिलता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में प्यूपा स्टेज प्रेजेंट होता है। फ्रॉग में थायराइड हार्मोन इसको कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस को। थायराइड हार्मोन कौन सा? थायरोक्सिन, इस मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करने का काम करता है। सो मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लार्वल स्टेज टू द अडल्ट फॉर्म इन्वॉल्विंग ड्रास्टिक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि जो लार्वा है इसमें एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। सेकेंड टर्म है हमारे सामने मोनोकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन क्या होते हैं बच्चों? जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको मोनोकॉट और डाइकॉट दो में हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ पे हम मोनोकोटिलीडन देखने वाले हैं। दे आर द फ्लावरिंग प्लांट्स हु सीड्स कंटेन ओनली वन एम्ब्रियोनिक लीफ, यानी कि इसमें सिर्फ सीड में एक ही कॉटिलीडन होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बच्चों मोनोकॉट्स के। इसमें हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा और फाइब्रस टिश्यू। पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स हैं वो मिडरिप के पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, और फाइब्रस रूट्स में कोई कॉमन आपका एक रूट नहीं होता है, प्राइमरी रूट नहीं होता है। तो ये मोनोकोटिलीडन्स के आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। तो मोनोकोटिलीडन बच्चों वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके सीड में सिर्फ एक कोटिलीडन यानी कि सीड लीफ प्रेजेंट होता है। तो एक सीड लीफ वाले प्लांट्स को हम बोलेंगे मोनोकोटिलीडन। एग्जाम्पल वीट, राइस, मेज, बनाना, लिली, ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें मोनोकॉट्स की, तो सीड में एक कॉटिलीडन होगा, लीफ का वेनेशन पैरेलल होगा, रूट सिस्टम फाइब्रस होगा, वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं स्टेम में, और फ्लोरल पार्ट्स यूजली 3 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका मोनोकोटिलीडन जो एंजियोस्पर्म्स यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका एक ग्रुप है, याद रखिएगा आप लोग। और इसमें हमें पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट ये देखने को मिलता है। So monocotyledons are angiosperms that possess a single cotyledon in their seeds. हमारा अगला टर्म है मिमिक्री। Mimicry is an adaptation where an organism evolves to resemble another object or organism to gain a survival advantage. इसमें क्या होता है? ये एक अडेप्टिव फीचर है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट को रिजेंबल करता है ताकि उसको सर्वाइव करने में आसानी रहे। तो बच्चों मिमिक्री जो है वो एक सर्वाइवल अडेप्टेशन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसा अपीयरेंस या बिहेवियर अडॉप्ट करता है ताकि वो प्रेडेटर से यानी कि शिकारी से बच सके। तो सर्वाइवल के लिए किसी और जैसा दिखना, इसी को हम क्या बोलते हैं? मिमिक्री। इवन बच्चों मिमिक्री के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बेटिसियन मिमिक्री, दूसरा होता है मुलेरियन मिमिक्री। अगर हम बात करें बेटिसियन मिमिक्री की, तो इसमें जो हार्मलेस ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जैसा दिखता है, जैसे कि एग्जांपल नॉन पॉइजनस स्नेक रिजेंबलिंग पॉइजनस स्नेक। जो नॉन पॉइजनस स्नेक है वो पॉइजनस स्नेक को रिजेंबल करेगा, तो ये बेटिसियन मिमिक्री का एग्जाम्पल हो गया, टाइप हो गया आपका। और मुलेरियन मिमिक्री की अगर आप बात करते हैं तो इसमें दो या ज़्यादा हार्मफुल स्पीशीज़ एक जैसा अपीयरेंस शेयर करते हैं, यानी कि इसमें प्रेडेटर्स को वार्निंग मिलती है। किसमें? मुलेरियन मिमिक्री में। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो जो वाइसरॉय बटरफ्लाई रिजेंबलिंग मोनार्च बटरफ्लाई, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका स्टिक इंसेक्ट्स जो ट्विग जैसा दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल्स पे आप लोग ध्यान रखिएगा। मिमिक्री का इंपॉर्टेंस, इसकी खासियत क्या है, इसका महत्व क्या है? तो ये प्रेडेटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बेसिकली सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज करता है और इवोल्यूशन का रिजल्ट होता है मिमिक्री। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, मिमिक्री में ये एक डिफेंसिव अडेप्टेशन है जिसमें और आपका ये नेचुरल सिलेक्शन का भी एग्जाम्पल है। इसमें हमने दो टाइप्स देखे थे, बेटिसियन या बेटिसियन वर्सेस मुलेरियन। इस दोनों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सो मिमिक्री इज एन अडेप्टेशन in which one organism resembles another organism to gain protection or other advantages. नेक्स्ट टर्म है हमारे सामने मोनेरा। ये किंगडम है, द किंगडम दैट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया।
एक ऐसा किंगडम जिसमें सारे आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। किस में? मोनेरा किंगडम में। जो आर.एच. विटेकर द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है उसमें सबसे पहले मोनेरा आता है। तो मोनेरा एक किंगडम है जिसमें कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। ये आपके आर.एच. विटेकर द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिया गया है। तो मोनेरा में बच्चों जो है प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे के सारे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए फिर? जो मोनेरा है इसमें यूनिसेलुलर सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसलिए प्रोकैरियोटिक हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ में इसमें जो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है वो है आपका बाइनरी फिशन। तो इसके एग्जांपल्स क्या हुए? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, और माइकोप्लाज्मा। तो प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करने वाले जो किंगडम है वो है हमारा मोनेरा। सेल वॉल प्रेजेंट होता है सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कॉमन है जो कि आपका मेनली क्या है? बाइनरी फिशन। सो मोनेरा इज अ किंगडम in the 5 kingdom classification that includes unicellular prokaryotic organisms. Next term है हमारा monoecious. Plants that have both male and female reproductive organs on the same plant. ऐसे प्लांट जिनमें कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों मौजूद होते हैं, जैसे कि मेज और कुकुरबिट्स। सो मोनोशियस प्लांट्स वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों सेम प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं लेकिन अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं। तो एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स सिंपली मोनोशियस, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स को हम सिंपली बोलेंगे मोनोशियस। एग्जांपल्स हमने देखा मेज, कुकुरबिट्स, इसमें कुकुम्बर आ गए, पम्पकिन और कोकोनट भी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेल फ्लावर में स्टेमन प्रेजेंट होगा और जो फीमेल फ्लावर होगा उसमें पिस्टल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें पॉसिबल होता है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें हो सकता है। तो मोनोशियस जो है बच्चों, इसमें आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ये आपका डायोशियस से डिफरेंट होता है क्योंकि डायोशियस में क्या होता है, एक ही फ्लावर में सिर्फ एक ही आपके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। So monoecious plants are those in which both male and female flowers are present on the same plant. Our next term is mesosomes. They are the special membranous structures in bacteria formed by the extension of the plasma membrane and they help in respiration, cell wall formation and DNA replication. ये आपके बैक्टीरियाज में, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन का ही स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है और ये रेस्पिरेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में और डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। सो मीजोजोम्स बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स स्पेशली बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवर्ड फोल्डिंग को कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इनवर्ड फोल्ड करे अंदर की तरफ तो उसी को हम मीजोजोम्स कहते हैं। सिंपली बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड को हम मीजोजोम कहेंगे। फंक्शंस क्या है इसका कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, डीएनए रेप्लिकेशन में, साथ ही साथ में सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा मीजोसोम्स क्या है, दे आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्जर्व्ड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली बैक्टीरिया। हमारा नेक्स्ट टर्म मिडिल लेमिला। इट इज अ लेयर रिच इन कैल्शियम पेक्टेट that cements the cell walls of two adjacent plant cells together. जो प्लांट सेल्स होते हैं बच्चों उनके बीच में जो एक लेयर होती है जो कि दोनों प्लांट सेल्स की सीमेंटिंग करती है, उनको जोड़ के रखती है नेबरिंग सेल्स को, उसी को हम कहते हैं मिडिल लेमिला। और इसमें क्या होता है मेनली प्रेजेंट, कैल्शियम पेक्टेट। तो ध्यान रखिए मिडिल लेमिला जो है प्लांट सेल्स के बीच वाली सीमेंटिंग लेयर होती है जो कि एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो दो प्लांट सेल्स को जोड़ने वाली लेयर सिंपली क्या कहलाएगी, मिडिल लेमिला। इसका कॉम्पोजिशन क्या हुआ, मेनली कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है और इसमें कुछ पेक्टिक सब्सटेंस आपके प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन ये प्राइमरी सेल वॉल्स के बीच में प्रेजेंट होती है और यंग प्लांट टिश्यूज़ में क्लियरली विजिबल होती है। इसके फंक्शंस की बात करें तो सेल्स को सीमेंट की तरह जोड़ के रखती है और टिश्यू इंटेग्रिटी को ये आपके मेंटेन करती है।
तो मिडल लेमिला प्लांट सेल वॉल का ही पार्ट है और कैल्शियम पैक्टेट इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। साथ ही साथ में ये सेल एडेशन के लिए, सेल को चिपका के रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है सेल प्लांट का। सो मिडल लेमिला इज अ थिन लेयर प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर। नेक्स्ट टर्म इज माइटोकॉन्ड्रियन। इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस कहा जाता है बच्चों क्योंकि ये हमारे सेल में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। सो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली वेयर एटीपी इज प्रोड्यूस्ड वाया ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। यहाँ ये आपका एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इट कंटेन्स इट्स ओन सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है, माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों प्लूरल होता है। इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जहाँ पे एटीपी बनता है किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के थ्रू। यानी कि इसमें होता है आपका क्रेब्स साइकिल और ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अंदर ये आपका सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली भी है क्योंकि इसके पास खुद का सर्कुलर डीएनए है और 70S राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रियन बच्चों सेल का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि एटीपी यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सिंपल टर्म्स में एनर्जी बनाने वाला सेल ऑर्गेनेली, दैट्स इट। माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो एनर्जी बनाने वाला सेल ऑर्गेनेली है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन होती हैं इसमें प्रेजेंट, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स बनाती हैं जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं और इसके अंदर होता है इनर फ्लूइड पार्ट जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या हो गए, सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, एटीपी प्रोडक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट है, क्रेब्स साइकिल इसके मैट्रिक्स में होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टी यानी कि इनर मेम्ब्रेन में इसके होता है। तो इसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या हुए बच्चों कि अपना डीएनए और राइबोसोम ये खुद कंटेन करता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली हैं। तो ध्यान रखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है और एरोबिक रेस्पिरेशन का ये मेन साइट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। नेक्स्ट टर्म इज मेटाफेज। It is the second stage of mitosis और meiosis where chromosomes align at the equatorial plate जिसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं and this is the best stage to study chromosome morphology। ये आपके माइटोसिस या मियोसिस यानी कि सेल डिवीजन का सेकेंड स्टेज है। इससे पहले प्रोफेज आता है और इसके बाद आएगा एनाफेज। तो ये आपका सेकेंड स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन में यानी कि इक्वेटर पे अपने आप को अलाइन कर लेते हैं जहाँ, और इस स्टेज में क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है, क्रोमोसोम का अगर हमें स्ट्रक्चर को समझना है तो वो इसी स्टेज में हम समझते हैं। सो मेटाफेज सेल डिवीजन का वो स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर यानी कि मिडिल लाइन पर आपके अरेंज हो जाते हैं। सो क्रोमोसोम्स का मिडिल लाइन पर अरेंज होना दैट उस फेज को हम बोलेंगे मेटाफेज। क्रोमोसोम्स का मिडिल लाइन पर अटैच हो जाना, अरेंज हो जाना, इसी को हम बोलेंगे मेटाफेज। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है बच्चों, क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस होते हैं स्टेज में, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इसको अगर हम थोड़ा और डीपली जाके समझे बच्चों मेटाफेज को, तो इसके हम कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि पहला टाइप हो गया मेटाफेज जो कि हमें माइटोसिस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैं, एक अकेला इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर लाइनअप हो जाते हैं यानी कि अरेंज हो जाते हैं, मेटाफेज जो कि माइटोसिस का है। लेकिन अगर सेकंड टाइप की बात करें मेटाफेज 1 जो कि मियोसिस 1 का है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर में अरेंज होते हैं यानी कि 2 क्रोमोसोम्स एक साथ पेयर में अरेंज होते हैं। वही बात करें तीसरे टाइप की, तो यानी कि मेटाफेज 2 की जो कि मियोसिस 2 का पार्ट है, तो इसमें ये आपका सिमिलरली माइटोसिस के जैसा ही इसमें भी अरेंजमेंट होता है यानी कि एक सिंगल क्रोमोसोम आपका इसमें अरेंज होगा। सो क्रोमोसोम्स जो है बच्चों मेटाफेज में सबसे क्लियरली विजिबल होते हैं। स्पिंडल अटैचमेंट जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम मानते हैं, तो इसीलिए मेटाफेज इज द स्टेज ऑफ सेल डिविजन in which chromosomes align at the equatorial plane of the cell. Next term is metastasis. It is the most feared property of malignant tumors. बच्चों ट्यूमर्स 2 टाइप के होते हैं, मैलिग्नेंट और बेनाइन।
जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैंसरस होता है, बिनाइन ट्यूमर मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉन कैंसरस होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर एक अपने ओरिजिन ऑफ लोकेशन, अपने जो उसका जहाँ जिस लोकेशन पे ओरिजिन हुआ है ये वहाँ से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी स्प्रेड आउट हो सकता है। सो मेटास्टैसिस एक प्रॉपर्टी है, एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डरावनी प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की, जिसमें कि कैंसर सेल्स स्प्रेड होते हैं कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द ओरिजिनल साइट टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड और लिम्फ, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू इसके आपके टिश्यूज़ पार्ट्स ट्यूमर के, मैलिग्नेंट ट्यूमर के टूट के दूसरे पार्ट्स में भी फैल जाते हैं बॉडी के, और वहाँ पे ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं। सो मेटास्टैसिस वो प्रोसेस है जिसमें कैंसर सेल्स अपनी ओरिजिनल जगह से टूटकर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड हो जाते हैं और वहाँ नए ट्यूमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपल टर्म्स में समझें तो कैंसर का बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैलना, इसी को हम बोलेंगे मेटास्टैसिस। ये कैसे होता है? तो प्राइमरी ट्यूमर से सेल डिटैच हो जाते हैं, उसके बाद ब्लड या लिम्फ के थ्रू ट्रैवल करते हैं और दूसरे ऑर्गन में जाकर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझें तो ब्रेस्ट कैंसर का लिवर या लंग्स तक स्प्रेड होना आपका मेटास्टैसिस में आता है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, वहाँ से ट्यूमर का पार्ट टूट के लिवर या लंग्स में चला जाए और वहाँ पर ट्यूमर बनाना चालू कर दे, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लंग कैंसर का ब्रेन तक स्प्रेड होना, कि लंग्स में जो आपके ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा था वहाँ से कुछ ट्यूमर के टिश्यू निकल के ब्लड या लिम्फ के थ्रू ब्रेन तक पहुँच गए, तो ये ब्रेन ट्यूमर का काम बनाने का काम कर देंगे फिर। सो मेटास्टैसिस का इंपॉर्टेंस है कि ये कैंसर को डेंजरस बनाने में इसका मेन योगदान होता है। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और अर्ली डिटेक्शन इसमें इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ पेशेंट को क्योर करना, ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मेटास्टैसिस जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता है, बिनाइन ट्यूमर मेटास्टैसिस नहीं परफॉर्म करते हैं, और ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम इसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल इसके ट्रांसपोर्टेशन में, मैलिग्नेंट ट्यूमर के ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो मेटास्टैसिस बच्चों, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैंसर सेल्स स्प्रेड फ्रॉम द प्राइमरी साइट टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर्स। Next term is menstrual cycle. It is a monthly series of changes in the female reproductive system that prepares the body for pregnancy. ये एक मंथली सीरीज़ में होने वाले चेंजेस है फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि प्रिपेयर करते हैं यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए। सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल होते हैं, और साथ ही साथ में इनका जो टाइम पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेटली 28 दिन का होता है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मंथली हार्मोनल साइकिल है जो कि प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। सिंपल टर्म्स में प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को मंथली प्रिपरेशन जो प्रोसेस मिलता है उसी को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके ड्यूरेशन की बात करें तो एवरेज 28 डेज़ का होता है। डे 1 में मेंस्ट्रुएशन, जो डे 1 है उसमें मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे उसको हम कहते हैं। इसके हम फेजेस की बात करें बच्चों तो हम इसमें 4 फेजेस देखेंगे। पहला होगा हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज जो कि डे 1 to 5 होता है। इसमें यूट्रिन की जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है और ब्लीडिंग होती है फॉर 1 to 5 डेज। सेकेंड फेज आता है फॉलिकुलर फेज। ये आपका जो है 5th डे के बाद और 14th डे तक आपका चलता है। तो इसमें ओवरी जो है, ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन इसमें इंक्रीज हो जाता है। किसमें? फॉलिकुलर फेज में। नेक्स्ट हम बात करें इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में तीसरे की, तो वो है आपका ओव्यूलेशन यानी कि ओव्यूलेटरी फेज जो कि अराउंड 14th डे यानी कि मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। इसमें मैच्योर एग रिलीज होता है उससे आपका ग्राफिन फॉलिकल से, और LH हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेटरी फेज के लिए। चौथा फेज है ल्यूटियल फेज यानी कि इसको सीक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम बना है किससे? ग्राफिन फॉलिकल से, जो कि आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा और यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, यानी कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो थिक होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कौन कौन से हुए? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन।
तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों कि ओव्यूलेशन जो है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो 14th डे पे होता है, जो कि मिडिल है आपका 28th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करने का काम करता है। और अगर प्रेगनेंसी ना हो तो ये साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है। सो menstrual cycle is the monthly cyclic changes in the ovaries and uterus of human females regulated by hormones. Next term is menarche. Menarche क्या है? It is the first menstrual bleeding in a female and it marks the beginning of reproductive life and indicates that the menstrual cycle has started. ये menstrual bleeding होता है, सबसे पहला menstrual bleeding जो है फीमेल में उसको हम menarche कहते हैं और ये reproductive life की beginning का एक संकेत होता है। menarche जो है बच्चों वो गर्ल्स में फीमेल्स में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को हम कहते हैं। सिंपली पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो का स्टार्ट होना, इसी को हम कहेंगे menarche। ये यूजुअली कब होता है? ये अराउंड 10 to 16 ईयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाता है। एवरेज अगर हम देखें तो 12 से 13 साल के बीच में। हर फीमेल में ये थोड़ा डिफर कर सकता है। menarche का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी खासियत क्या है कि प्यूबर्टी का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, साथ ही साथ में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की बिगनिंग है आपका menarche, और हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड होता है, यानी कि ये आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन में जो चेंजेस आएंगे बॉडी में, उसी की वजह से menarche स्टार्ट होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हुआ कि ये आपके हर फीमेल में एज डिफरेंट हो सकती है menarche की, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। इनिशियली साइकिल्स इरेगुलर हो सकती हैं, लेकिन हेल्दी डेवलपमेंट का ये आपका एक साइन होता है। और menarche प्यूबर्टी से रिलेटेड टर्म है। और menarche को बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग ओव्यूलेशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि हर menarche में ओव्यूलेशन होगा ही होगा। menarche जो है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो उस दौरान ओव्यूलेशन हो या ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो बच्चों menarche जो है वो आपका फर्स्ट अकरेंस है ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन एडोलिसेंट गर्ल्स। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द एडोलिसेंट गर्ल्स। menarche के बाद नेक्स्ट टर्म आता है मेनोपॉज। ये क्या होता है बच्चों? इट इज़ द परमानेंट सेसेशन, सेसेशन मीन स्टॉप। इट इज़ द परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू द नेचुरल डिक्लाइन इन ओवेरियन फंक्शन। It marks the end of the reproductive phase in females, usually between ages 45 to 50। यानी कि एक परमानेंटली जब मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए, क्यों रुक जाएगी? क्योंकि ओवेरियन फंक्शंस जो है वो आपके स्टॉप हो चुके हैं, और ये आपका फीमेल्स में देखने को मिलता है कब? 45 से 50 साल की एज में। सो मेनोपॉज वो स्टेज होता है जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाता है और रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो जाता है। तो सिंपल टर्म्स में मेंस्ट्रुएशन का परमानेंटली बंद हो जाना ही मेनोपॉज कहलाता है। ये यूजुअली 45 से 50 साल के बीच में होता है। एवरेज एज इसकी अराउंड 50 ईयर्स है। तो मेनोपॉज के बच्चों कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या हैं? ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना कम कर देती है, साथ ही साथ में इसमें ओव्यूलेशन भी रुक जाता है। कॉमन सिम्टम्स क्या हमें देखने को मिलेंगे मेनोपॉज के दौरान? तो हॉट फ्लैशेस होंगे बॉडी में, मूड चेंजेस होगा, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो है वो होने लग जाएगा बिफोर कंप्लीट स्टॉप, और साथ ही साथ में स्लीप डिस्टर्बेंस भी हमें देखने को मिलेगा। सो मेनोपॉज रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है, इसमें हार्मोनल डिक्लाइन इसका मेन रीज़न होता है। सो मेनोपॉज इज द परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन विमेन ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ ओवेरियन एक्टिविटी। नेक्स्ट टर्म इज स्टूडेंट्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये क्या है? लेबोरेटरी मेड प्रोटीन्स हैं दैट मिमिक द इम्यून सिस्टम्स एबिलिटी टू फाइट ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस। ये लेबोरेटरी में बनाए गए प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं, और ये पैथोजेंस को मारने का काम करते हैं। यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डायग्नोस्टिक्स एंड कैंसर थेरेपी। इसका डायग्नोस्टिक्स और कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं ये एक ही टाइप के आपके आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ होते हैं जो एक स्पेसिफिक एंटीजन के एक ही एपिटोप को टारगेट करने का काम करते हैं। सो एक ही टाइप के हैं, सिंपली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक ही टाइप के होते हैं। मोनो मतलब सेम, क्लोनल मतलब क्लोन, तो एक ही टाइप के हैं।
एक ही टारगेट को पहचानने वाले एंटीबॉडीज़। ये एक टाइप के होते हैं, सिंगल टाइप के, और एक ही टारगेट को जो इनका शिकार है, टारगेट है, पैथोजन है, उसी को पहचानने वाले एंटीबॉडीज़ को हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इसका प्रोडक्शन मेथड क्या है? तो ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। इसमें क्या है, बी लिम्फोसाइट्स और जो माइलोमा सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और माइलोमा सेल्स को फ्यूज़ करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाया जाता है। तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें? हाइब्रिडोमा सेल्स इसमें हमें मिलेंगे जो कि कंटिन्यूसली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते रहते हैं। आई रिपीट, ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं जिसमें कि बी लिम्फोसाइट्स प्लस माइलोमा सेल्स को फ्यूज़ किया जाता है और हमें मिलते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स जो कि कंटिन्यूसली एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब इसका यूजेस क्या है? तो ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज़ होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, साथ ही साथ में टारगेटेड थेरेपी में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझें तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, और लैब में आर्टिफिशियली इनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये आपके जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, दे आर आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल क्लोन ऑफ B cells and are specific to a single epitope of an antigen, यानी कि एक सिंगल टाइप के एंटीजन को ही ये आपके टारगेट करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज मिसल्स। मिसल्स क्या हैं बच्चों? दे आर द एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स का समूह है, ग्रुप है, लाइक फैटी एसिड्स एंड बाइल सॉल्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब लिपिड्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है तो उस दौरान जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं मिसल्स। तो मिसल्स बेसिकली फैटी एसिड्स, इन सब के लिए, आपके लिपिड्स के लिए ये टर्म आपका यूज़ किया जाता है। सो मिसल्स बच्चों स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लिपिड मॉलिक्यूल्स स्पेशली फैटी एसिड्स से के आपके एक्वस सोल्यूशन में बनते हैं। सिंपल टर्म्स में वाटर में लिपिड मॉलिक्यूल्स का गोल गोल स्ट्रक्चर बनना, उसी को हम कहते हैं मिसल्स। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें मिसल्स की, तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों होते हैं इसमें। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग हेड होता है जो कि बाहर की तरफ होता है, और हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेलिंग टेल होता है जो कि अंदर की तरफ होता है। तो इस अरेंजमेंट से ऑयल या ग्रीस वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं। सॉरी, डिज़ोल्व नहीं होंगे, बल्कि आपके जो ये नेचर है इनका ऑयल और ग्रीस का, इसमें जो हेड है वो आपका वाटर लविंग है यानी कि हाइड्रोफिलिक है, वो बाहर की तरफ है, और जो ऑयल या ग्रीस का जो टेल होगा वो वाटर रिपेलिंग यानी कि हाइड्रोफोबिक है, वो अंदर की तरफ होगा। तो हाँ, इस वजह से जो आपके ये ऑयल या ग्रीस होते हैं वाटर में, इनको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करवाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि आपके मिसल्स हैं, ये सोप या डिटर्जेंट सोल्यूशन में मिसल्स बनते हैं, आप वहाँ पे भी देखते हैं मिसल्स, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। क्लीनिंग प्रोसेस मिसल फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। जो हम घरों में बर्तन धोते हैं तो उसमें जो, या कपड़े धोते हैं, उसमें जो डिटर्जेंट है, बर्तन धोने वाले जो साबुन या कोई लिक्विड है, तो उसमें आपका जो ये पूरा प्रोसेस है वो मिसल फॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये फैट डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल सॉल्ट्स के थ्रू ये फैट के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये ऑयल रिमूवल में हेल्पफुल है वॉशिंग के दौरान, साथ ही साथ में ये आपके ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी इसका मेन रोल देखा जाता है। तो मिसल्स बच्चों एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल से बनते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ होता है। सो मिसल्स आर द स्फेरिकल एग्रीगेट्स ऑफ amphipathic molecules formed in aqueous solution with hydrophilic heads outward and hydrophobic tails inwards. Next term is myelin sheath. ये आपके न्यूरॉन से रिलेटेड है। It is an insulating layer made of Schwann cells जो कि PNS यानी कि पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम में होता है, अराउंड द एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो एक्सॉन पार्ट है उसके अराउंड एक इंसुलेटिंग लेयर है जो कि Schwann सेल से बनती है, PNS में हमें देखने को मिलती है, और इसी को हम कहते हैं क्या, आपका माइलिन शीथ। साथ ही साथ में ये क्या करेगा, दैट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन वाया साल्टेटरी कंडक्शन। तो ये अगर माइलिन शीथ मौजूद है तो जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है।
सो माइलिन शीथ एक फैटी इंसुलेटिंग लेयर होती है बच्चों, जो कि एक्सॉन के अराउंड प्रेजेंट होती है और नर्व इम्पल्स को फास्ट ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। सिंपली नर्व इम्पल्स को फास्ट बनाने वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग माइलिन शीथ। याद रखिएगा, नर्व इम्पल्स को फास्ट बनाने वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम माइलिन शीथ कहते हैं। ये बनता कैसे है? ये आपके बनता है PNS यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल से, और CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट से। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, इम्पल्स की स्पीड को बढ़ाता है और साल्टेटरी कंडक्शन को अलाउ करता है, यानी कि नोड्स ऑफ रेनवियर से जंप करके इम्पल्स ट्रैवल करते हैं। नोड्स ऑफ रेनवियर वो रीजन है जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब हुआ कि नोड्स ऑफ रेनवियर से जो नर्व इम्पल्स है वो आपके जंप करके ट्रैवल करती है एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी अभी हमने देखा, जैसे कि नोड ऑफ रेनवियर जो कि माइलिन शीथ के बीच का गैप होता है, और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या हैं? इनमें आपका माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा तो इसमें फास्ट कंडक्शन होगा। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, इसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होंगे तो यहाँ पे स्लो कंडक्शन होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो माइलिन शीथ है वो लिपिड रिच लेयर होती है, साल्टेटरी कंडक्शन ये आपके परफॉर्म करवाती है, और अगर माइलिन डैमेज हो जाए तो हमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। सो माइलिन शीथ इज अ लिपिड रिच insulating covering around the axon that increases the speed of nerve impulse conduction via saltatory conduction. Next term is macrophage. It is a type of WBC that plays a major role in the immune system by engulfing and destroying pathogens, dead cells and foreign particles. ये WBC के ही टाइप हैं जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम में। कैसे? पैथोजेंस, डेड सेल्स या फॉरेन पार्टिकल्स को एंगल्फ और डिस्ट्रॉय करके। तो मैक्रोफेज बच्चों एक टाइप का WBC हुआ आपका, जो कि बॉडी को इन्फेक्शन से यानी कि बचाने का काम करता है इन्फेक्शन से। कैसे? बाय एनगल्फिंग, यानी कि एनगल्फिंग वाले प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के थ्रू पैथोजेंस और डेड सेल्स को ये आपका अपनी बॉडी अपने अंदर लेके और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बॉडी का जो सफाई कर्मचारी है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ये मोनोसाइट से बनते हैं और ब्लड से टिश्यूज़ में आपका ये माइग्रेट करते हैं। फंक्शंस क्या क्या हुए इनके? तो ये बैक्टीरिया और वायरस को एनगल्फ करता है, यानी कि फैगोसाइटोसिस फंक्शन परफॉर्म करता है। डेड सेल्स को रिमूव करता है। एंटीजन प्रेजेंटेशन में इसका रोल है, यानी कि टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, और इन्फ्लेमेशन में भी इसका मेन रोल होता है। इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट है। इन्फेक्शन कंट्रोल में इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। तो मैक्रोफेजेस फैगोसिटिक सेल हैं जो कि मोनोसाइट से डिफ्रेंशिएट होकर बनते हैं। सो मैक्रोफेजेस इज अ लार्ज फैगोसिटिक white blood cells that engulfs and destroys pathogens and cellular debris. Next term is myopia. It is a condition in which the near objects can be seen clearly while the distant objects appear blurred. एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा आई डिफेक्ट है जिसमें कि पास का ऑब्जेक्ट तो हम क्लियरली देख सकते हैं लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा, ब्लर्ड विजन हो जाएगा। सो इसमें इन इट द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना से पहले, रेटिना पे ना बन के पहले यानी कि बिफोर रेटिना बन जाता है। सो मायोपिया बच्चों आपका आई डिफेक्ट है जिसमें नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हमें ब्लर्ड दिखते हैं, ब्लरी हो जाते हैं। तो दूर की चीज़ें धुंधली दिखना, इसी को हम बोलेंगे मायोपिया। इसके कॉजेज़ क्या हैं? आई बॉल लंबा हो जाएगा या फिर लेंस की जो फोकसिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इमेज जो है वो रेटिना के आगे यानी कि इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनने लग जाता है। इसको करेक्ट कैसे किया जाए? तो कॉन्केव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस हम इसमें यूज़ करेंगे। ये इमेज को रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। सो मायोपिया में नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हमें ब्लर्ड दिखाई देते हैं, इमेज रेटिना के आगे बनने लग जाता है और इसका करेक्शन कॉन्केव लेंस के द्वारा यानी कि डाइवर्जिंग लेंस के द्वारा हम कर सकते हैं। सो मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच
अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड। नेक्स्ट टर्म है बच्चों माइसीलियम। ये क्या होता है? इट इज़ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ फंगस मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। ये फंगस का वेजिटेटिव पार्ट है जो कि हाइफी के नेटवर्क से बना होता है। सो माइसीलियम फंगस का वेजिटेटिव बॉडी पार्ट होता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि हाइफी से बना होता है। सो फंगस का रूट लाइक नेटवर्क, इसी को हम बोलेंगे माइसीलियम। इसका स्ट्रक्चर ये हाइफी से आपका हाइफी के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे फिलामेंट्स हैं उसके नेटवर्क से बना होता है। हाइफी इसमें सेप्टेट या एसेप्टेट दोनों के तरीके के हो सकते हैं। सेप्टेट का मतलब एक सेप्टेशन प्रेजेंट होगा यानी कि यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन, और एसेप्टेट हो गया तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यानी कि सिनोसिटिक कंडीशन जनरेट हो सकती है। फंक्शंस की बात करें माइसीलियम की तो ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है, सबस्ट्रेट में स्प्रेड होकर फूड को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ में रिप्रोडक्शन में भी इसका मेन रोल होता है। एग्जाम्पल्स माइसीलियम किस में देखने को मिलेगा? मशरूम में, ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस में। तो ये आपके फंगस का मेन बॉडी स्ट्रक्चर है और ये हाइफल नेटवर्क जो है इसमें एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। तो आप जानते हैं ये आपका फंगस जो है वो डिकम्पोजर्स हैं, तो माइसीलियम डिकम्पोजर्स में मौजूद होते हैं। सो माइसीलियम बच्चों इट इज़ द नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस हाइफी दैट फॉर्म्स द वेजिटेटिव बॉडी ऑफ अ फंगस। नेक्स्ट टर्म इज मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये आपके इंसेक्ट्स स्पेशली कॉकरोचेस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सो इट इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। उनका जो हीमोलिम्फ है, ब्लड है, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने का काम कौन करता है? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। किसमें? कॉकरोचेस में। तो बच्चों मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सिंपली और टर्म्स में हम समझें तो इंसेक्ट्स का किडनी लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंसेक्ट्स में प्रॉपर किडनी नहीं होते हैं, वो तो वर्टिब्रेट्स में होते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स का किडनी लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसी को हम बोलेंगे मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोचेस में इंसेक्ट्स में कहाँ पे मिलेंगे? तो ये उनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे मिलते हैं। जो कॉकरोचेस का बच्चों एलिमेंट्री कैनाल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फोर्थ गट, मिड गट, हाइंड गट। तो ये आपके मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। हीमोलिम्फ में प्रेजेंट वेस्ट को ये फिल्टर करने का काम करते हैं। हीमोलिम्फ उनका एक तरीके से ब्लड है। तो इसका फंक्शन जो है क्या क्या हुआ? ये यूरिक एसिड टाइप वेस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं क्योंकि कॉकरोचेस में जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, वो यूरिक एसिड है, तो ये उसको रिमूव करने का काम करते हैं। वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स के लिए वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। तो ध्यान रखिएगा यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन इसमें होता है, यानी कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। So, malphigian tubules are excretory structures in insects that help in removal of waste materials from the hemolymph. Next term is morula, an early stage of embryonic development consisting of a solid ball of cells, usually 8 to 16 blastomeres, resulting from the cleavage of a zygote. जाइगोट में जब डिविजन्स होते हैं, जाइगोट आपको पता है सिंगल सेल्ड है, इसमें जब मल्टीपल डिविजन्स होंगे तो जो 8 से 16 सेल स्टेज होगा उसी को बच्चों हम कहते हैं मोरुला। सो मोरुला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक अर्ली स्टेज होता है जिसमें जाइगोट मल्टीपल डिविजन्स के बाद आपके मलबरी लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। मलबरी आप लोग जानते हैं, उस आपने अगर मलबरी फ्रूट देखा हो तो उसके जैसा स्ट्रक्चर इसमें आपका बन जाता है। सिंपली और समझें तो जाइगोट में होगा सेल डिवीजन के बाद बनेगा मलबरी लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका हुआ मोरुला। ये बनता है, इसके फीचर्स क्या हैं? अराउंड 16 टू आपके इसमें वैसे तो ये 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स इसमें मौजूद होते हैं। सॉलिड बॉल स्ट्रक्चर इस जैसा होता है और ये फेलोपियन ट्यूब में आपका बन सकता है। और मोरुला का जो नेक्स्ट स्टेज है वो होता है ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि
इसमें आपका जो है कैविटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपका ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। सो मरूला अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज है। ये आपका जाइगोट में जो क्लीवेज डिवीजन होगा उससे बनता है और इम्प्लांटेशन के पहले का ये आपका स्टेज होता है। सो मरूला जो है बच्चों, इट इज़ अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स formed by the repeated mitotic divisions of the zygote during early embryonic stage. नेक्स्ट टर्म जो अब हमारे सामने आ रहा है दैट इज मिथेनोजेंस। तो आर्की बैक्टीरिया वो आर्की बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके रूमन ऑफ द कैटल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, और ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। मिथेनोजेंस बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके बैक्टीरिया में मोनेरा किंगडम को हमने दो क्लासिफिकेशन में बांटा था, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो ये आर्की बैक्टीरिया हैं जो कि एनारोबिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, और एनारोबिक कंडीशंस मींस ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपके ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे हमें, कैटल के रूमन में या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, और ये प्रोड्यूस करेंगे मीथेन गैस। सो मिथेनोजेंस ऐसे एनएरोबिक आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सिंपली मीथेन गैस बनाने वाले बैक्टीरिया को हम बोलेंगे मिथेनोजेंस। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, मार्शी एरियाज़ में, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे दलदली ज़मीन होगी, जहाँ पे दलदल होगा। रूमिनेंट एनिमल्स के स्टमक में मिलते हैं, जैसे कि काव, बफेलोज, इनके स्टमक में मिलेंगे। साथ ही साथ में ये हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, तो ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, मीथेन प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि बायोगैस फॉर्मेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका मीथेनोबैक्टीरियम। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्की बैक्टीरिया ग्रुप में आते हैं, एनएरोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं और बायोगैस प्रोडक्शन में इनका मेन रोल होता है। सो मिथेनोजेंस आर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट टर्म इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, दे आर दी स्मॉलेस्ट नोन फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये सबसे छोटे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और ये आपके बैक्टीरिया हैं। दे लैक अ रिजिड सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, विच मेक्स देम प्लियोमॉर्फिक, जिसकी वजह से ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए इनको प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट नोन फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल नहीं होता है, ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं और इसी को हम कहेंगे माइकोप्लाज्मा। इसके कुछ फीचर्स देखिए तो इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। सेल वॉल एब्सेंट है इसलिए प्लियोमॉर्फिक हैं। ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। डिजीज़ ये क्या क्या कॉज करेंगे, निमोनिया कॉज कर सकते हैं जिसको हम कॉमनली वॉकिंग निमोनिया बोलेंगे, या फिर कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी ये आपके कॉज करते हैं। हमने यहाँ पे वॉकिंग निमोनिया की बात की, तो माइकोप्लाज्मा निमोनी जो है वो निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया भी अलग अलग बैक्टीरियाज के द्वारा होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा जो करता है उसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनी। तो ये आपके मोनेरा किंगडम में आते हैं, सेल वॉल इनमें एब्सेंट है और ये प्लियोमॉर्फिक इन नेचर होते हैं। सो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स दैट लैक अ सेल वॉल एंड कैन चेंज देयर शेप। इस वीडियो का हमारा लास्ट टर्म है माइक्रो प्रोपगेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू अंडर स्टेराइल लेबोरेटरी कंडीशंस। ये टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक है जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स को किसी मेन प्लांट के छोटे से पीस से बनाया जाता है, और ये सारे के सारे आपके क्लोन लाइक होंगे। और ये कैसे बनाया जाएगा, कंडीशन कैसी होगी, स्टेराइल कंडीशन होगी, मतलब कंडीशन फ्री फ्रॉम जर्म्स। सो माइक्रो प्रोपगेशन एक प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें कि स्मॉल प्लांट टिश्यू का यूज़ करके लार्ज नंबर्स में जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स यानी कि क्लोन्स बनाए जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लैब में प्लांट्स को फास्ट ग्रो कराना, इसी को हम बोलेंगे माइक्रो प्रोपगेशन। इसके प्रोसेस में स्टेप्स क्या क्या लगेंगे, तो सबसे पहला एक्स प्लांट का सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि प्लांट टिश्यू को चूज़ किया जाएगा जिससे हमें क्लोन्स बनाने हैं। फिर स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, उसको साफ़ किया जाएगा, जर्म फ्री किया जाएगा। फिर कल्चर मीडियम में उसको ग्रो करवाया जाएगा, यानी कि इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाएंगे। कैलस का फॉर्मेशन होगा जिसको अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स कहते हैं।
शूट और रूट का यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और फिर प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मल्टीपल क्लोन्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा इसमें। इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ? ये रेयर प्लांट्स के कंजर्वेशन में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो रेयर प्लांट्स है या जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनको कंजर्व करने में ये हेल्पफुल है। डिजीज़ फ्री प्लांट्स प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होते हैं। ऐसे प्लांट बनाएंगे जो डिजीज़ फ्री होंगे। साथ ही साथ में लार्ज स्केल प्लांट प्रोडक्शन में इसका रोल होता है। ये आपका टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है और ये आपका क्लोनल प्रोपगेशन को प्रोड्यूस करता है। इसमें सोमैटिक सेल से न्यू प्लांट हम बनाते हैं, यानी कि क्लोन्स हम बनाते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन इज द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक्स अंडर स्टेराइल एंड कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में देखा बायोलॉजिकल टर्म्स स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट M। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो M से स्टार्ट होते हैं, उनको देखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी। थैंक यू सो मच।